ये स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे रीनल फेलर क्या होता है। रीनल हम लोग कहते हैं किडनी को फेलर, जब वो काम करना बंद कर देती है। स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता किडनी जो सी है 0% काम भी ना करी हो, मतलब 1% भी काम ना करी हो, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम वो 10% उसका काम हो रहा था, लेकिन हम लोग कहते हैं इस लेवल पे आके किडनी कोई काम नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा बहुत वो काम कर रही होती है। तो कहते हैं जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी अपना काम करना सही तरीके से बंद कर देता है, फिर उसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके काजेज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रीनल फेलियर होता किस वजह से है, किडनी क्यों ज़्यादा खराब होती है हमारी। सबसे पहले कहा जाता है वेरियस पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल किसी एनिमल्स के इन्फेक्शन की वजह से, पैथोजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो है किडनी वो काम करना बंद कर देती है, या फिर कोई केमिकल फैक्टर, जब आप लोग मेडिसिन या ड्रग्स किसी और टाइप के खा रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, वो खाते हो, तो उन केमिकल्स की वजह से भी क्या होता है, आपकी किडनी जो सी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, काम करने के काबिल नहीं रहती, ठीक है। मोस्टली उसके नेफ्रॉन की हम लोग बात करते हैं, नेफ्रॉन जो सा है उसका वो अफेक्टेड होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कब पेश आती है स्टूडेंट, कहा जाता है जब ग्लोमेरुलर पार्ट जो है हमारे नेफ्रॉन का वो अफेक्टेड हो। अगर ग्लोमेरुलस जो है वो अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, हमारा जो किडनी है प्रॉपर फंक्शनिंग जो हो रही थी वो रुक जाती है। क्यों? ग्लोमेरुलस में ऐसा क्या है, हमने डिस्कस किया था, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होती है और फर्दर जो ब्लड है वो फिल्टर कर दिया जाता है, जो फिल्ट्रेट होता है वो आगे रीनल कैप्सूल को भेजा जाता है। तो क्योंकि फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस ने करवानी होती है, तो ग्लोमेरुला ही अगर वो खराब हो गया, उसमें ही अगर इन्फेक्शन हो गया, तो फिर वो फिल्ट्रेशन कैसे करवाएगा नेफ्रॉन, उसका फंक्शन सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तब सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती है। ये स्टूडेंट, तो ग्लोमेरुलस पार्ट जो है नेफ्रॉन का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं अगर ये खराब हो जाए तो क्या होता है, किडनी सही तरीके से काम नहीं करे तो क्या होता है स्टूडेंट, कहते हैं दिस रिजल्ट, इसकी वजह से जो रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा हम लोग ब्लड को कह रहे हैं, तो ब्लड के अंदर यूरिया या उसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया के अलावा जो बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, क्या होते हैं वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी वो पहले उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल रही थी, अब अगर किडनी वो काम नहीं करेगी तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये क्या होंगे, आके यहाँ पे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, उनका लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो हम लोग कहते हैं फिर इनकी वजह से जब किडनी काम नहीं करती तो यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट होता बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं जब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर वाटर वगैरह बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट काज ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर वो चीजें ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड जो पहले अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज है अपने नॉर्मल वे से मूव कर रही है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई और चीज हम लोग ऐड कर दें, डाल दें, तो वो उसकी जो मूव करने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो उसको स्पीड अप करवाने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड मूव कर रहा होता है, लेकिन जब ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा होना शुरू हो जाता है या नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, वाटर वगैरह, कुछ और चीज जब ब्लड के अंदर ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होनी होती है, तो ज्यादा फोर्स ब्लड के ऊपर लगानी पड़ती है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है फॉर इट्स स्पीड, स्पीड को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया है, इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा कहते हैं जो सेकंड जो इसका रिजल्ट होता है ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के इंक्रीज कर जाने से, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, हमें थोड़ा सा सांस लेने में मुश्किल होती है। वो क्यों होती है स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि हमने देखा है कि किडनी के पास एक स्पेशल टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। हेमीपेक्टिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है किडनी के पास। वो क्या करता है, वो ब्लड प्रोडक्शन में मदद देता है, ठीक है। ब्लड जो बन रहा है, ब्लड सेल जो से हैं उनको ज्यादा करवाने में मदद देता है, उसकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो जब किडनी ही काम नहीं कर रही तो उसके हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रोडक्शन जो सी है, ब्लड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है, उसकी फॉर्मेशन वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं रेड ब्लड सेल क्या हो गए हैं, डिक्रीज। तो चूंकि रेड ब्लड सेल नहीं आगे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, तो उसकी वजह से जो बाकी सेल्स हैं वो सर्वाइव कर रहे थे, जिंदा थे। लेकिन जब रेड ब्लड सेल की ही कमी हो गई है तो ऑक्सीजन प्रॉपरली हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच सकती, बाकी सेल्स तक नहीं पहुंचती, तो हमें फिर क्या होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, सामना उसका करना पड़ता है, डिफिकल्टी होती है, तो जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया हो गया है। क्लियर। तो अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट। कहते हैं अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम लोग किडनी को दोबारा से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं कि किडनी की तरह का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसमें, दैट इज कॉल्ड डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर हमने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो जाते हैं तो उनको कम करवाने के लिए या ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए, साफ करवाने के लिए, क्लीन करवाने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट मशीन्स वगैरह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायलाइसिस। उस मेथड को हम लोग डायलाइसिस का नाम देते हैं। स्टूडेंट डायलाइसिस क्या है, ब्लड को क्लीन करने का मेथड है जिसमें हम लोग डायलाइजर मशीन को यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन देखें। इन क्रोनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक कहते हैं जब किडनी बिल्कुल ही अपना काम करना छोड़ दे, ठीक है। एक होती है अक्यूट स्टेज होती है और एक होता है क्रोनिक। अक्यूट में चांसेस होते हैं कि जो किडनी है दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर सकती है, मेडिसिन खा के वगैरह, ये सारा कुछ करने के बाद जो किडनी है अपना काम करने के काबिल हो जाती है। लेकिन क्रोनिक कंडीशंस में क्या होता है, परमानेंटली वो फेलर हो जाती है, वो काम करने के काबिल ही नहीं रहती। जब किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड जो सा है वो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा रहता है, होता जाता है, उसकी वजह से बॉडी जो सी है वो टॉक्सिक होना शुरू रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वे से, ठीक है, मशीन्स को यूज करके बॉडी से के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस ज्यादा हुआ था उसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड को क्लीन करवाने की कोशिश करते हैं। तो किन कंडीशंस में हम लोग डायलाइसिस करवाते हैं, जब किडनी बिल्कुल ही क्रोनिक हो जाती है, काम करने के काबिल नहीं रहती, परमानेंटली ये फेलर हो जाती है। फिर फंक्शन ऑफ द किडनी इज लॉस्ट कम्प्लीटली, जब उसका कम्प्लीटली लॉस हो गया होता है फंक्शन और ये कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को रिमूव करने के काबिल नहीं रहती, देन हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने की, ठीक है, जो यूरिया ज़्यादा हुआ था, ठीक है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस, तो हम लोग के पेशेंट का ब्लड जो सा है वो डायलिसिस के ज़रिए क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लियर। तो डायलिसिस क्या है, ऐसा मेथड जिसमें हम लोग ब्लड को क्लीन करवाते हैं आर्टिफिशियल वे से। अब स्टूडेंट मेथड देखे इसका, कहते हैं इट क्लीन्स द ब्लड, ब्लड को क्लीन करवाया जाता है। डायलिसिस हम लोग डिफरेंट वे से करवाते हैं, तो उन्हीं वेज को मद्देनजर रख के हम लोग बताने लगे हैं कि जो मेथड है हम लोग ब्लड कैसे क्लीन करवाते हैं, कि या तो जो ब्लड है बॉडी से बाहर निकाल के क्लीन करवाया जाए, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के जरिए, या फिर उस ब्लड को बॉडी के अंदर ही रह के उसको क्लीन करवाया जाता है। दो वेज होते हैं, ठीक है। यहाँ चांस होता है कि ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, या होता है कि ब्लड को बॉडी के अंदर ही रहने दिया जाए और अंदर ही कुछ ऐसा सेटअप किया जाए जिसके जरिए क्या किया जाए, ब्लड को फिल्टर करवा दिया जाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो ब्लड को हमने क्लीन करवाना होता है जिस ब्लड को, उसको हम लोग पास करवाते हैं थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मतलब जो हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, बाहर जब हम लोग ब्लड को निकालेंगे देन हम जो मशीन यूज करेंगे, ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी हम लोग उसको कहते हैं।
आर्टिफिशियल किडनी के जरिए हम लोग ब्लड को साफ करवा सकते हैं, और बाय फिल्टरिंग इट विद इन एब्डोमेन, या फिर क्या करवाया जाता है एब्डोमेन के अंदर ही, ठीक है, उसको फिल्टर करवाया जाता है, ब्लड को साफ करवाया जाता है, क्लीन करवाया जाता है विद इन बॉडी के अंदर ही, ठीक है। वेस्ट एंड एक्सेस वाटर्स आर रिमूव्ड, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड के अंदर वेस्ट या एक्सेस वाटर होता है, क्योंकि आपको पता है किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी कर रही होती है, एक्स्ट्रा वाटर को भी हमारी बॉडी से रिलीज आउट करवा रही होती है, तो फिर क्या होता है वेस्ट और जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी रिमूव करवाया जाता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब हम लोग ब्लड को ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, एज बीइंग डन बाय द हेल्दी किडनी, जैसा कि कोई हेल्दी किडनी करती है बिल्कुल वैसे ही हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के जरिए भी करवा रहे होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी रिमूव करवाते हैं। अब देखें हम लोग किस तरह इसको फर्दर करवा सकते हैं, जो उसके तरीकेकार हमने यहाँ पे पढ़े डिफरेंट है, या तो ब्लड जो से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए या फिर उसको एब्डोमेन में रख के साफ किया जाए, तो उसकी बेस पे हम लोगों ने ये डायलिसिस को टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस की दो टाइप्स हैं कि हम लोग दो तरीकों से ब्लड को साफ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द हीमोडायलिसिस, मतलब ब्लड जो सा है वो डायलिसिस मशीन के जरिए हम लोग साफ करते हैं। सेकंड वन इज द पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरी जो है कि ब्लड जो सा बॉडी के अंदर ही रहता है उसको अंदर रख के ब्लड को साफ किया जाता है। तो हमने दो मेथड, दो टाइप्स देखी हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, ऐसा मेथड है डायलिसिस का, ऐसी टाइप है डायलिसिस की जिसमें हम लोग ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं और मशीन के अंदर से गुजार के उसको वापस साफ करके बॉडी को अंदर दोबारा से डाल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो देखें यहाँ पे हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है, क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को क्लीन करना है। हीमो मतलब ब्लड है, डायलिसिस हमने आगे बात की क्लीन द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड को क्लीन करना। इन दिस प्रोसीजर इज सर्कुलेट थ्रू अ मशीन, जो ब्लड है उसको हम लोग एक मशीन में से गुजारते हैं, ठीक है, जो ब्लड है उसको हम लोग एक मशीन में से गुजारते हैं, उस मशीन को हम लोग डायलाइजर का नाम देते हैं, ठीक है, उस मशीन को हम लोग डायलाइजर का नाम देते हैं। उस मशीन के अंदर एक फ्लूइड भी होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायलाइजर फ्लूइड। तो जो मशीन हम लोग इस पर्पस के लिए यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है, उस डायलाइजर मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही होती है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सेस वाटर को बाहर निकाल रही होती है, ठीक है, तो किडनी हमारी जो एक्चुअल रियल किडनी होती है वो भी तो यही काम कर रही होती है, ठीक है, तो चूंकि ये किडनी का काम कर रही होती है इसलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी देते हैं इस डायलाइजर मशीन। ये अब कहते हैं जो डायलाइजर मशीन है इसके दो पार्ट होते हैं, दो स्पेसिस होती हैं यहाँ पे, इसको हमने पार्टीशन इसकी की होती है मशीन की, ठीक है, एक में से क्या गुजरा होता है, इसके दो स्पेसिस हैं। यहाँ पे देखें अगर ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमने कहा जो डायलाइजर है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, दो स्पेसिस होती हैं। ये देखिए, ये हमने डायलाइजर मशीन ड्रा किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट समझ लें कि वो हमने ड्रा करने की यहाँ पे कोशिश की है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको, इस मशीन के दो पार्ट्स हैं और ये दो पार्ट्स सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन। ये थिन पतली सी एक मेम्ब्रेन होती है, ये थिन क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ से मटेरियल का एक्सचेंज होना है, इसलिए यहाँ पे थिन मेम्ब्रेन हमने यूज की होती है, ठीक है।
तो दो पार्ट्स होते हैं, एक में डायलाइजर फ्लूइड जो सा है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरे के अंदर हमारी जो ब्लड है उन ट्यूब्स के अंदर होता है। ये तो ब्लड जो सा है हमारा वो मूव कर रहा होता है, यहाँ से हमारा ब्लड जो से इस मशीन के अंदर एंटर करवाया जाता है। ये आर्टरी जो सी है वो ब्लड हमारा लेके आ रही है इस मशीन के अंदर, ठीक है। साफ करने के लिए कौन सा ब्लड आएगा जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और इस फ्लूइड के अंदर जो यहाँ पे हमने डायलाइजर फ्लूइड हमने कहा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक मतलब इस साल्ट वगैरह के लिहाज से देखा जाए तो ये आइसोटोनिक होता है, लेकिन इसके अंदर यूरिया वगैरह या नाइट्रोजनस वेस्ट जो सा है वो कम होता है, ठीक है। बाकी साल्ट फ्लूइड कंसंट्रेशन देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है इसमें और ब्लड में, लेकिन इसके अंदर यूरिया कम रखा जाता है। आगे रीजन देखते हैं क्यों कम रखा जाता है इस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर। जब हमारा ब्लड जो सा है ट्यूब के जरिए इस मशीन के अंदर डाला जाता है, उस ट्यूब को हम लोग आर्टरी का नाम देते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। तो जब वो इस डायलाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है तो क्या होगा, ये फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो इस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर मूव करना शुरू हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं इस थिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है डिफिजन के प्रोसेस से जो चीजें हाई से लो की तरफ आ जाती हैं। तो ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था वो सारा का सारा अब ये डायलाइजर फ्लूइड के अंदर एंटर हो रहा है। दोबारा से जब हमारा ये सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इधर आ जाता है, हमारा ब्लड जोन सा है यहाँ से मूव करता है, दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब के जरिए ऐड कर दिया जाता है। उस ट्यूब को हम लोग वेन का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्लीन जो ब्लड रिटर्न किया जा रहा है बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डायलाइजर की दो स्पेसिस होती है जिनको हमने सेपरेट किया होता है बाय थिन मेम्ब्रेन। फिर ब्लड जो है पासिस करता है बॉडी से थ्रू द मेम्ब्रेन, उन मेम्ब्रेन्स में से, एंड डायलाइसिस फ्लूइड्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड पे डायलाइसिस फ्लूइड पड़ा होता है, उसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट है वो जाना शुरू कर देता है। वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पासिस फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से निकलता है एक्सेस जो वाटर वेस्ट है, और थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ चला जाता है, इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर वो एंटर कर देता है। ये मशीन आपको दिखाई गई है, यहाँ से जो ब्लड है जिसमें सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर एंटर है, उसको हमने क्या करना है, क्लीन करना है। उस ब्लड को इस डायलाइजर मशीन के अंदर डाला जाता है, फिर जब वो साफ होता है उसको वापस दोबारा से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? इस तरह क्या है, एक हीमोडायलाइसिस का अपना काम करते हैं। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, उसके बाद किडनी से मुराद मशीन यूज करते हैं, और इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम लोग जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, क्या बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, और आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जा रहा है। इसमें हम लोग डायलाइजर फ्लूइड का भी यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड जो इसकी टाइप है पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस ऐसी डायलाइसिस की टाइप है जो बॉडी के अंदर ही की जाती है। क्लियर स्टूडेंट? बॉडी के अंदर ही की जाती है। बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन में पेट वाला जो हिस्सा होता है वहां पे एक कैविटी सी पाई जाती है, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं एब्डोमिनल रीजन को एक थिन एपिथेलियम ने कवर किया होता है, उसको हम लोग पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी उसका लेयर का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग नीचे वाली साइड पे, ये देखिए ये साइड पे जो एक लेयर होती है जो बिल्कुल इसके साथ साथ होती है एब्डोमिनल कैविटी के, एब्डोमिनल लेयर के बिल्कुल साथ साथ होती है, एब्डोमिनल मेम्ब्रेन के साथ होती है। यहाँ पे जो पाई जाएगी मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, फिर आगे आपको पता है हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे हमारे डिफरेंट जो विजरल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। विजरल ऑर्गन्स मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे किडनीज वगैरह हो जाती हैं, हमारे स्टमक होता है, इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं, वो भी पाए जाते हैं ना। तो वो भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्रा किया है, ये एक आपका कोई पार्ट है बॉडी का, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है।
तो उन जैसे हम लोग यहाँ पे ड्रा करें, ये एक पार्ट है हमारी बॉडी का विजुअल ऑर्गन, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। इन सभी को एक लेयर या मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, कवर किया होता है इस तरह। और इस मेम्ब्रेन के बाहर हमने भी बात की है एब्डोमिनल रीजन पे, एब्डोमिनल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही एक होती है मेम्ब्रेन जिसको हम लोग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। दिस इज अ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये बिल्कुल जो इसके साथ होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन के इर्द गिर्द ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही, ये वाली, ये होती है विजरल मेम्ब्रेन, ठीक है। विजरल मेम्ब्रेन है और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। अब देखिए उनके सेंटर में, इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में कैविटी सी है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग एक्चुअली पेरिटोनियल कैविटी का नाम दे रहे हैं। पेरिटोनियल कैविटी क्या है, एब्डोमिनल रीजन में एक कैविटी है, ठीक है, उसको हम लोग पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। ये उसके अंदर फर्दर हम लोग जो डायलाइसिस का प्रोसेस है वो करवा रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस कैविटी को फिल कर देते हैं विद द डायलाइजर फ्लूइड। फ्लूइड जो हमने पीछे देखा था डायलाइजर मशीन के अंदर, बिल्कुल वही फ्लूइड जो सा है हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट कर दे डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर। या फिर आप लोग जैसे बर्नोला नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही होता है वो भी। ये देखिए कैथेटर, इसके जरिए हम लोग जो डायलाइजर फ्लूइड है उसको ऐड कर देते हैं इस कैविटी के अंदर। और आपको पता है इस कैविटी के अंदर हमारे ऑर्गन मौजूद हैं और ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, कैपिलरीज वगैरह पाई जाती है, ब्लड वेसल यहाँ से गुजर रही होती हैं। जब इस फ्लूइड के अंदर जो हमने ऐड किया है उसमें तो नाइट्रोजनस वेस्ट कम है, लेकिन जो ब्लड आ रहा है बॉडी से और इन ऑर्गन्स तक जा रहा है उसके अंदर, चूंकि हमने कहा यहाँ पे किडनी अपना काम नहीं कर रही और इस ब्लड के अंदर यूरिया वगैरह जो सा है, नाइट्रोजनस वेस्ट वो ज्यादा हो चुका है, क्लियर। तो फिर जब वो वाला ब्लड जिसके अंदर यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो चुका है, वो जब इन ऑर्गन्स के पास से गुजरने लगता है, तो चूंकि यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, तो फिर वो ब्लड वेसल्स में से वो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है और इस फ्लूइड के अंदर जमा होना शुरू होता है, यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे ऐड होगा तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहे हैं ब्लड से और कहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं, उस डायलाइजर फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे फ्लूइड के अंदर वो एंटर होते जा रहे हैं और जब ब्लड आगे जाएगा तो वो तो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड होगा ना, साफ ब्लड होगा, ठीक है। तो इस टाइप के, जिस तरह हम लोग इस तरह से हम लोग जो ब्लड को साफ कर रहे हैं उसको हम लोग पेरिटोनियल डायलाइसिस का नाम देते हैं। क्यों पेरिटोनियल डायलाइसिस का नाम दिया है, क्योंकि ये जो सा है कैविटी के अंदर हो रहा है, उस कैविटी को हम लोग पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं और उसी के नाम पे हम लोगों ने इस डायलाइसिस का नाम रख दिया है। क्लियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पेरिटोनियल जो कैविटी होती है फिल की होती है विद डायलाइसिस फ्लूइड। डायलाइसिस फ्लूइड के जरिए इस कैविटी को फिल किया हुआ है। किसके जरिए वो डायलाइसिस फ्लूइड एंटर हुआ इस कैविटी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर। कैथेटर जो हमने बर्नोला टाइप स्ट्रक्चर का नाम दिया है, ठीक है। जैसे आप लोग इंजेक्शन लगता है या ड्रिप वगैरह तो आप लोग के हाथ वगैरह पे लगा दिया जाता है बर्नोला वगैरह, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे चीजों को एंटर, फ्लूइड को एंटर करवाने के लिए कैथेटर का यूज किया गया है। फिर क्या कह रहे हैं, एक्सेस वाटर और वेस्ट जो सा होता है passes through the peritoneum into the dialysis fluid, जो पेरिटोनियम से पास कर रहा होता है, इस कैविटी से गुजर होता है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड जो गुजरता है उनमें से जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट होता है उसको वो निकल के डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, ठीक है। और इस तरह ब्लड को साफ कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है। कहते हैं ये जो प्रोसेस है रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ डे, दिन के अंदर अगर ज्यादा हमारी किडनी फेलियर हो रही है, ठीक है, तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि दिन में ये काफी दफा किया जाए। क्लियर स्टूडेंट, तो इसको बहुत दफा रिपीट किया जाता है, इसी प्रोसेस को दिन में बहुत दफा। स्टूडेंट, पेरिटोनियल डायलाइसिस में और हीमोडायलाइसिस में क्या डिफरेंस है, हमने कहा था वो जो है वो बॉडी से बाहर ब्लड को निकाल के साफ किया जाता है, यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर ही ब्लड को साफ कर रहे हैं। सेकंड, वो जो हीमोडायलाइसिस का मेथड था, प्रोसेस था, वो हमें हॉस्पिटल में जाकर करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो बहुत ज्यादा जो डॉक्टर वगैरह हैं
वो एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये मोस्टली घरों में भी करवाया जा सकता है। इस तरह आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है और आप लोग बाकी जो अपनी एक्टिविटीज हैं वो भी करने के थोड़े बहुत काबिल होते हैं, जो जबकि हीमोडायलिसिस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट, ये था हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दोनों क्या थी, डायलिसिस की टाइप्स थी। डायलिसिस क्या होता है, ब्लड को साफ करने का जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है। क्यों ब्लड को साफ किया जाता है, जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रही होती, किसी भी रीजन से, कोई केमिकल्स ने उस पर आके इन्फेक्शन काज कर दिया है या पैथोजेंस ने आके इन्फेक्शन काज कर दिया, डिफरेंट रीजन है इसकी कि हमारी किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। फिर कहते हैं अगर बहुत ज्यादा पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस के बावजूद हमारी किडनी काम नहीं करी, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा ही होता जा रहा है, ठीक है। जब आपको पता है जब किडनी बहुत ज्यादा खराब हो जाए फिर क्या किया जाता है कि जो हमारे ये डायलिसिस वगैरह के मेथड्स हैं ये भी काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, इनको करवाने के बावजूद हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा ही रहते हैं, बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। फिर एक लास्ट स्टेज होती है, एक लास्ट चांस कह सकते होता है, वो क्या है, दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। कि किडनी को ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसफर से निकला है वर्ड, कि एक से निकाल के दूसरे में डाल दिया जाए। तो किसी ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की जिसकी किडनी हेल्दी होती है, जो सही काम कर रही होती है, उसकी निकाल के उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दी जाए जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। और ये किडनी ट्रांसप्लांट करते कब है, जब बिल्कुल ही रीनल फेलर हो जाए, मतलब लास्ट स्टेजेस हो, खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी 1%, मतलब हम लोग ने बात पहले भी की थी कि 10% भी काम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो गई किडनी। तो जब रीनल फेलर लास्ट स्टेजेस पे हो तो हमें फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। लास्ट स्टेजेस पे जब किडनी हो तो हम लोग उसको यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज का नाम देते हैं, ठीक है। जब किडनी अपना बिल्कुल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, परमानेंटली ये खराब हो जाती है, ठीक है, काम करने के काबिल नहीं रहती, तो फिर हम लोग इसको एंड स्टेजेस पे हम इसको फाइनली नाम देते हैं यूरेमिया हो गया किडनी, ठीक है, या एंड स्टेज रीनल डिजीज है ये। फिर इस टाइम जो डायलिसिस का मेथड जो हम लोग पीछे यूज कर रहे थे वो बहुत मुश्किल हो जाता करवाना, क्योंकि पहले तो किडनी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आके किडनी बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है। तो डायलिसिस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 10 सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन, तो फिर ऑपरेशन के जरिए किडनी को निकाल के दूसरे पेशेंट के अंदर या हेल्दी किडनी लेके उस पेशेंट की बॉडी के अंदर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ मैचिंग डोनर। लेकिन जो किडनी है जो दे रहा है और जो ले रहा है, डोनर है जो जो रेसिपेंट है, जो दे रहा है डोनर, जो रेसिपेंट जो रिसीव कर रहा है किडनी, हेल्दी किडनी, उन दोनों का जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, वो मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों का मैचिंग डोनर होना जरूरी है। जो डोनर किडनी दे रहा है उसका ब्लड मैच करना चाहिए। अगर ये ब्लड मैच नहीं करेगा तो जो हमने किडनी, हेल्दी किडनी पेशेंट की बॉडी के अंदर लगाई है तो वो भी बहुत जल्द खराब हो जाती है, वो भी काम नहीं करती, ठीक है, वो भी फेलियर हो जाती है, उनके ब्लड में कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं शो करती जिस तरह उसकी पहली ओरिजिनल किडनी शो कर रही है। फिर हम लोग कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करने का कोई फायदा नहीं होता अगर हम लोग मैचिंग नहीं कर रहे उनका ब्लड ग्रुप, उनको डोनर को मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने उसका मैचिंग डोनर जो किडनी को दे रहा है, ठीक है, वो ढूंढना है, उसको देखना, उसका ब्लड मैच करना, अगर मैच हो रहा है, क्लॉटिंग नहीं हो रही ब्लड में, देन हम लोग फिर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन होता है और परमानेंट ये ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हमें डायलिसिस वगैरह करवाने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली कि हम लोग जब किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हम लोग जो किडनी लगा रहे हैं वो किडनी हम लोग कहाँ पे लगा रहे होते हैं, जो ओरिजिनल किडनी है, जो खराब हो चुकी किडनी, उसकी जगह नहीं लगाते, ठीक है, हम उससे नीचे थोड़ा सा लगा देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो किडनी हमने पहले बात की है वो बिल्कुल काम अपना करना छोड़ती नहीं है, 10% 9% वो अपना काम कर रही होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे। तो साथ साथ ये जो हमारी अपनी किडनी जो थोड़ी रिनल फेलर जिसको वो खराब हो चुकी है, जो वो भी थोड़ा बहुत काम करती है, और साथ में जो हमने हेल्दी किडनी लगाई होती है वो भी काम करती है।
तो इसलिए इनकी जो पोजीशन है, जो लगाना जहाँ पे हमने किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, वो चेंज होती है, वो ओरिजिनल किडनी से थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। क्लियर? तो इस तरह फिर कहा जाता है हम लोग किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, एक हेल्दी पेशेंट, हेल्दी पर्सन से लेके उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट, उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद हमें डायलिसिस वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्टूडेंट कहते हैं ये जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए वही बात है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने चाहिए, मैच करना चाहिए इनका जो ब्लड ग्रुप है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। पहली बात के जो मैचिंग डोनर है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और दूसरा इसको करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट होता है, और मोस्टली फिर इसको इतना ज़्यादा ये प्रेफरेबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट यूज़ की जाती है। ये स्टूडेंट, तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। स्टूडेंट ये जो हमने पीछे लेक्चर डिस्कस किया है ये था एक्सक्रीशन के रिलेटेड, ठीक है, कि हम लोग ओस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर कैसे करवाते हैं, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर के 3 मेन पोर्शंस हैं, 3 मेन पार्ट हैं। एक में हम लोग होमियोस्टेसिस का जिक्र करते हैं, दूसरे में हम लोग ओस्मो रेगुलेशन का जिक्र करते हैं, थर्ड वाले जो इसका पार्ट होगा, इस पोर्शन होगा इस चैप्टर को, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे थर्मोरेगुलेशन, ये मतलब टेम्परेचर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी का मेंटेन करते हैं। तो जो 2 क्वेश्चन थे हमारे होमोस्टेसिस और ओस्मोरेगुलेशन वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करने लगे ओस्मोरेगुलेशन, सॉरी थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन थर्म से निकला हुआ है। थर्म किसे कहते हैं? टेम्परेचर, हीट वगैरह को। रेगुलेशन तो उसको मेंटेन करना बॉडी के अंदर, खास लिमिट से ज्यादा नहीं होने देना और खास लिमिट से कम नहीं होने देना उस टेम्परेचर को, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। एक रेंज में कह सकते हो, लेकिन मोस्टली हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सम टाइम ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्मोरेगुलेशन के मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन द बॉडी। कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं। क्यों काम करते हैं? कि इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस आती हैं, अगर टेम्परेचर में भी चेंज आए, टेम्परेचर कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसको भी कोप करने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करना है, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन करवाता है विद इन अ टॉलरेबल रेंज। एक रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन करवाती है। हमने डिफरेंट, अब इसी तरह देखना है प्लांट्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है, एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले प्लांट का जिक्र करते हैं। प्लांट अपनी बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे करवाते हैं? कहते हैं प्लांट ने अडाप्टेशंस की होती है, चेंजेस लाई होती हैं अपने प्लांट बॉडी के अंदर, चेंजेस आती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो प्लांट भी अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाए होते हैं, उन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप की होती है जिनसे उनका बॉडी का टेम्परेचर लो हाई से कम हो जाता है, उनकी बॉडी के मुताबिक रहता है। और अगर लो है तो वो क्या करते हैं, उसको ज़्यादा करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप की होती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो हीट है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा। हमने पढ़ा है कि जो हर इंजाइम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं या फिर प्लांट के या एनिमल्स के हैं, वो सारे के सारे इंजाइम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर वो टेम्परेचर हीट वगैरह ज़्यादा हो जाए तो ये जो इंजाइम्स हैं इनकी जो शेप होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डीनेचर हो जाती है, मतलब डीनेचर डिस्ट्रॉय हो जाती है इनके, क्योंकि हमने पढ़ा था ये बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। जब बॉन्ड जो उनसे हैं हीट ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी खराब हो जाती है, टूट फूट जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो नहीं होते। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट के जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, प्लांट को नुकसान होता है। तो ऑटोमेटिकली जब प्लांट के अंदर सेल्स काम नहीं कर रहे, उनकी डेथ हो गया तो प्लांट भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और किल हो जाते हैं, उनकी हम लोग कहते हैं डेथ होगी। ये स्टूडेंट, तो इंजाइम्स
काम करती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाती है। अडाप्टेशन मेड बाय प्लांट्स, कहते हैं अडाप्टेशन प्लांट्स ने अपनी बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन सी चेंजेस लाई हैं। अगर टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है तो फिर ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस की, इन प्लांट्स ने अपनी बॉडी के अंदर कौन सी चेंज लाए हैं। ये सबसे पहले कहते हैं अवेपोरेशन इनके अंदर होती है। ट्रांसपायरेशन का आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, अवेपोरेशन भी बिल्कुल वही है कि इनके प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपायरेशन अवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट यूजेस evaporative cooling to manage with high temperature। अगर बॉडी का, इनकी प्लांट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं, वाटर बाहर निकलता है और साथ साथ जो जब वाटर बाहर निकलता है आप लोगों को पता है, तो उसके साथ क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है गैस। ऐसे ही बिल्कुल जब आप लोग, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आया होता है, आप आके पंखे के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडा महसूस होता है, तो वो आप लोगों के अंदर क्या होता है, वाटर वगैरह बाहर निकला होता है, ठीक है, पोर्स ओपन होते हैं। तो इसी तरह ये स्टोमेटा ओपन करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, और वाटर का जब एक्सपोजर होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, बाहर वाले जो हवा के साथ, तो फिर उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट काज होता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है हीट शॉक प्रोटीन्स एंड इट्स रोल। वो भी क्या है कि डिफरेंट जो प्लांट्स हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो वो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उनके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यही पे हम लोग इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है।